वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एसएसएम शारदा आईएएस ने सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए क्विक रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज इस नाम से एक न्यू फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। ये सीरीज आप सभी को अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के साथ साथ प्रीलिम्स के रिवीजन में भी हेल्पफुल होगी। आज की इस क्लास में जो कि हमारी क्विक रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसकी फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। जो नेक्स्ट आने वाली क्लासेस हैं उनके अंदर हम लोग ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बाकी के जो भी हमारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उन सभी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। इन एमसीक्यूज के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न भी हम साथ साथ समझ लेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, एक क्वेश्चन होता है उसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और जो ऑप्शन सही हो उसको आपने टिक कर देना है। ये तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए है, एग्जाम के अंदर आपको OMR शीट दी जाएगी, उसमें आपने फिल करना होगा। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। क्वेश्चन है The Office of Comptroller and Auditor General of India was created. The Office of Comptroller and Auditor General of India was created. हिंदी में क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के अधिनियम के माध्यम से। दूसरा है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के द्वारा। तीसरा है थ्रू अ कैबिनेट रेजोल्यूशन, कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। अब इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ठीक है। यहाँ सीधा सीधा सा सभी को पता है कि CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ध्यान से समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो CAG के साथ डील करेंगे। पहला है आर्टिकल 148, दूसरा है आर्टिकल 149, तीसरा है 150 और फोर्थ है 151। ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। सबसे पहले तो ये समझें कि 3 तरीके की बॉडीज होती हैं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या हम ये कहें संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनको संविधान के किसी प्रावधान के द्वारा बनाया जाए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाए। तो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रिएटेड एक बॉडी है। और आर्टिकल 148 के अंडर, किसके अंडर, आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148, इसके अंदर CAG का ऑफिस क्रिएट होता है, इस आर्टिकल के अंडर क्रिएट होता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 एंड 151, 150 एंड 151 ये भी CAG के साथ डील करते हैं। 3 तरीके की बॉडीज होती हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के थ्रू क्रिएट हो, जैसे कि CAG। एक होती है स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के थ्रू क्रिएटेड नहीं है लेकिन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने एक्ट पास करके स्टैब्लिश किया हो। तीसरा होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, वो गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के थ्रू पास हो जाती है यानी कि थ्रू अ कैबिनेट रेजोल्यूशन यानी कि कैबिनेट ने पास किया हो, गवर्नमेंट ने पास किया हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पास किया हो, ऐसा रेजोल्यूशन अगर कोई बॉडी स्टैब्लिश करता है। इसका एग्जाम्पल है नीति आयोग। तो ये ध्यान देना, CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। CAG क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है। क्या है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। CAG के पास बहुत ज़्यादा पावर होती हैं। ठीक है, ये किस डिपार्टमेंट का हेड होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है CAG। CAG किसका हेड होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है CAG। तो CAG एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करती है और गवर्नमेंट के ऊपर कमेंट्स भी करती है कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक्सपेंडिचर और प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट किया या नहीं किया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की।
सेकंड क्वेश्चन है पार्लियामेंट, ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। यहाँ भी वही सिस्टम है, क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यानी कि अब इसको हिंदी में देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे भारत या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या है? पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। हिंदी में पढ़ते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे भारत या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, यानी कि संसद क्या कानून बना रही है? इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति है, पावर है, तो पार्लियामेंट लॉ बना रहा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि क्या उसे सभी स्टेट्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट की रिक्वायर होगी इस तरीके की कोई ट्रीटी अगर इंप्लीमेंट करनी है। तीसरा ऑप्शन है विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स कंसर्न, जो स्टेट्स अफेक्ट होंगी क्या उनके कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और फोर्थ ऑप्शन है विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की सहमति के बिना संसद ऐसा कानून बना सकती है। ध्यान समझो, क्वेश्चन क्या है? क्या पार्लियामेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज इंप्लीमेंट कर सकती है? क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं? कंसेंट लेनी पड़ेगी सभी स्टेट्स की, मेजॉरिटी स्टेट्स की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी, जो स्टेट्स अफेक्ट होंगी उनकी कंसेंट रिक्वायर्ड होगी, या किसी की भी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। अगर पार्लियामेंट को कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इंप्लीमेंट करनी हो तो उसके लिए उसे किसी स्टेट की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पावर पार्लियामेंट को कहां से मिलती है? ये मिलती है आर्टिकल 253 के थ्रू। आर्टिकल 253 अनुच्छेद 253। आर्टिकल 253 क्या कहता है? पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी लॉ for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other bodies। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 253 क्या कह रहा है? लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट किसी ट्रीटी, एग्रीमेंट, कन्वेंशन, चाहे वो किसी कंट्री के साथ हुआ हो या कंट्रीज के साथ हुआ हो या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एसोसिएशन या किसी अदर बॉडीज में वो डिसीजन लिया गया हो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये है राज्यसभा के बारे में। मनी बिल और राज्यसभा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, मनी बिल के केस में राज्यसभा की पावर्स कम होती हैं, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी कि क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा कोई मनी बिल जो कि राज्यसभा की कंसिडरेशन के लिए भेजा गया है, कहाँ से भेजा गया है? लोकसभा से भेजा गया है, कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए होल्ड कर सकती है? हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। तो अवधि बतानी है, कितनी अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। तो क्वेश्चन दोबारा समझो, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। लोकसभा मनी बिल को राज्यसभा की कंसिडरेशन के लिए भेजेगी, तो राज्यसभा कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए उस बिल को होल्ड कर सकती है? ऑप्शंस दिए गए हैं 1 मंथ 1 महीना, 1 ईयर 1 साल, 7 डेज 7 दिन, 14 डेज 14 दिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि
राज्यसभा के पास कम पावर होती हैं और राज्यसभा मैक्सिमम 14 डेज के लिए ही मनी बिल को होल्ड कर सकता है। विद इन 40 डेज उसको विद रिकमेंडेशन और विदाउट रिकमेंडेशन लोकसभा को भेजना होगा। ये मनी बिल का जो प्रोविज़न है ये आर्टिकल 109 में डील होता है। जो मनी बिल का प्रोविज़न है ये कहाँ डील होता है? आर्टिकल 109 यानी कि अनुच्छेद 109 में ये डील होगा। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ हमने देखा कि भाई राज्यसभा लोकसभा को विद इन 14 डेज बिल रिटर्न करेगी विद रिकमेंडेशन और विदाउट रिकमेंडेशन। दूसरी बात, लोकसभा चाहे तो इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे और चाहे इन रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दे। ध्यान समझिएगा, लोकसभा चाहे तो इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे। दोबारा बता रहा हूं, लोकसभा मनी बिल भेजेगी किसको? राज्यसभा को। राज्यसभा रिकमेंडेशंस भेज सकता है, चाहे तो दे रिकमेंडेशन चाहे ना दे। कितने दिन में देगा? विद इन 14 डेज। ये रिकमेंडेशंस लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट करे और चाहे तो रिजेक्ट कर दे। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट? ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिए निर्धारित सीमा क्या है? ध्यान समझिएगा, ये क्या बात हो रही है? ये हो रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानसभा की सदस्यों की सीमा क्या है? ठीक है, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170 को देखें, किसको देखें? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 170 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कंपोजिशन के साथ डील करता है। किसके साथ डील करता है? ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनके कंपोजिशन के साथ। लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपोजिशन के साथ ये डील करेगा। ठीक है, और ये आर्टिकल क्या कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 500। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम हो सकते हैं 60। ठीक है, हालांकि कुछ स्टेट्स में इससे कम मेंबर्स भी हैं, क्योंकि यहाँ आर्टिकल 170 स्टार्टिंग में ही कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 333। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 333 यानी कि 333 इस आर्टिकल का एक्सेप्शन हो जाता है। तो उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सीधे सीधे समझो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। मैक्सिमम कितना होगा? 500 और मिनिमम कितना होगा? 60। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन डी 500 मेंबर्स। ऑप्शन डी 500 मेंबर्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में नहीं लिया गया है? हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? भारत की जो उद्देशिका है संविधान की, उसमें इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव शामिल नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कि विचार की स्वतंत्रता, दूसरा इकोनॉमिक लिबर्टी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और फोर्थ है लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो अब ध्यान से समझिएगा, जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं
तो प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ध्यान से समझिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रियम्बल में दिए गए हैं, वो हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहाँ कौन कौन से ऑप्शंस हैं? लिबर्टी किस किस टाइप की दी गई है? लिबर्टी दी गई लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। दोबारा ध्यान से समझो, इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया? क्वेश्चन ये है। प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है जस्टिस, दूसरा है लिबर्टी, तीसरा है इक्वलिटी और फोर्थ है फ्रेटर्निटी। जस्टिस के भी टाइप हैं। जस्टिस का टाइप कौन कौन सा है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी के टाइप्स हैं थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी का टाइप है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और फ्रेटर्निटी का टाइप है, यानी कि फ्रेटर्निटी क्या इंश्योर कर रही है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और साथ साथ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड रहा है वो रहा है लिबर्टी। क्या रहा है? लिबर्टी। लिबर्टी के टाइप प्रियम्बल में कौन कौन से दिए गए हैं? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो थॉट भी है, एक्सप्रेशन भी है, बिलीफ भी है, फेथ वर्शिप की यहाँ पे बात नहीं हुई है। लेकिन प्रियम्बल के अंदर कहीं भी इकोनॉमिक लिबर्टी टर्म इस्तेमाल नहीं हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता प्रियम्बल में इस्तेमाल नहीं हुआ है। इकोनॉमिक जस्टिस इस्तेमाल हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इकोनॉमिक जस्टिस ये तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहां कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट हुआ बी। ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट हुआ क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल में नहीं है? तो ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ? बी, इकोनॉमिक लिबर्टी प्रियम्बल में नहीं लिया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में पढ़ते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके लिए महाभियोग का प्रावधान है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इम्पीचमेंट। जो जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, यानी कि निम्नलिखित में से किसके लिए महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। अब इसका सीधा सीधा आंसर है प्रेसिडेंट। सीधा सीधा आंसर क्या है इसका? प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ टाइम पहले एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके अगेंस्ट अपोजिशन पार्टीज ने इम्पीचमेंट प्रोविजन लाने का सोचा था। इम्पीचमेंट प्रोविजन लाए भी थे, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, वो गलत था क्योंकि टर्म ही गलत था। टर्म गलत क्यों था? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इम्पीचमेंट का प्रोविजन नहीं है। टेक्निकली वैसे चाहे बोलते रहे भाई, पब्लिक डोमेन में बोल लिया, न्यूज़पेपर में बोल लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली टेक्निकल लैंग्वेज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या किसी भी जज के रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट का प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए ही इम्पीचमेंट प्रोसेस इस्तेमाल होगा और किसी के लिए नहीं। गवर्नर ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट हटाता है क्योंकि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट,
जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक गवर्नर ऑफिस होल्ड करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या अदर जजेस हो, उनका रिमूवल होता है। उनका क्या होता है? रिमूवल। इंपीचमेंट नहीं होता। तीसरा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी इंपीचमेंट नहीं होता, इनका भी रिमूवल ही होगा। तो केवल और केवल प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ही इंपीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है, इंपीचमेंट का प्रपोजल लाया जा सकता है। इंपीचमेंट होगा तो केवल प्रेसिडेंट का होगा, बाकी किसी का इंपीचमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? अ कमिटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय। पंचायती राज के कामकाज की समीक्षा के लिए 1977 में नियुक्त समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस दिए हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, के.एन. काटजू, जगजीवन राम। ये क्वेश्चन पंचायती राज से रिलेटेड है। 1977, ध्यान से समझिएगा, पंचायती राज सिस्टम का जो एवोल्यूशन है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई 1977 में पंचायती राज की जो कामकाज की समीक्षा थी उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसको चेयर किसने किया था? 1977 में ध्यान से समझिएगा जनता गवर्नमेंट थी। 1977 में गवर्नमेंट किसकी थी? जनता गवर्नमेंट थी, जिसको मोरारजी देसाई हेड कर रहे थे। और इस जनता गवर्नमेंट ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता कमेटी अपॉइंट की थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में रिकमेंडेशन देनी थी। ये क्या था? टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम। तो बेसिकली जो पंचायती राज सिस्टम डिक्लाइन हो रहा है उसको रिवाइव करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, इसके बारे में रिकमेंडेशन देनी थी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? अशोक मेहता इसके चेयरमैन थे। अशोक मेहता कमेटी 1977 में अपॉइंट की गई। अपॉइंट किसके द्वारा की गई? जनता गवर्नमेंट। जनता गवर्नमेंट को हेड कौन कर रहे थे? मोरारजी देसाई। ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमेटी का? रिकमेंडेशंस देनी थी। किसके लिए? टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम। और ये कमेटी दिसंबर 1977 में अपॉइंट की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 भी पंचायती राज से रिलेटेड है। क्वेश्चन सीधा सीधा है। ये क्या कहता है? द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शंस दिए हैं, पंचायती राज, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन यानी कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, थर्ड ऑप्शन दिया है नगरपालिका, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है मिनिमम एज ऑफ मैरिज यानी कि विवाह की न्यूनतम आयु। अब ध्यान से समझिएगा, पंचायती राज, ये पहले तो सीधे सीधे से आंसर है इसका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 है और ये रिलेटेड है पंचायती राज से, सीधा आंसर है। ठीक है, पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में डील होता है। किसके अंदर डील होगा? पार्ट 9। ठीक है, आर्टिकल है आर्टिकल 243 टू 243 ओ। ठीक है, ये ऐसे कर लो, टू 243 ओ, ये अनुच्छेद जाएंगे। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 था। एक 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया जिसके अंदर 29 फंक्शनल आइटम्स रखे गए। ये ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए था। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ पब्लिक को लाना था, कंट्री को लाना था, जिसके लिए पंचायती राज सिस्टम इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड एज पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके आधार पर सरकार को संसदीय और राष्ट्रपति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि अगर हम किसी गवर्नमेंट को कहें कि भाई ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और किसी गवर्नमेंट को कहें कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि हमने किसी कंट्री के लिए कहा कि भाई इन्होंने संसदीय प्रणाली स्वीकार की है, इन्होंने राष्ट्रपति प्रणाली स्वीकार की है,
तो किस आधार पर हम ये बताते हैं कि ये संसदीय है या ये राष्ट्रपति है? ठीक है, अब यहां सीधे सीधे से इसका आंसर क्या होता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमें किसी व्यवस्था को यानी कि किसी शासन प्रणाली को ये बताना है कि संसदीय शासन प्रणाली है और किसी शासन प्रणाली को बताना है कि राष्ट्रपति वाली शासन प्रणाली है, तो वहां हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच के संबंध देखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या करेक्ट होगा? ए। आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ए। हमेशा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच का रिलेशन देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच का रिलेशन, पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट्स के बीच का रिलेशन, इसका कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ करप्शन है। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं। रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उनकी फीचर्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन का जो आधार होता है वो सबसे बढ़िया है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का रिलेशन। तो ध्यान से समझिएगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, तब होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तब होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को आंसरेबल नहीं होते, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को आंसरेबल होते हैं। तो इसीलिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच का रिलेशन ही ये डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास का है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन इट्स। ऑप्शन दिए हैं प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, 7th शेड्यूल। हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? ऑप्शंस हैं उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, 7वीं अनुसूची। तो ध्यान से समझिएगा, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, राइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक जस्टिशिएबल बनाए गए, दूसरे नॉन जस्टिशिएबल बनाए गए, यानी कि एक अगर वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स कहा गया। दूसरे वायलेट हो भी जाएं तो आप जुडिशरी में नहीं जा सकते, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, यानी कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट की मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करे वो इनको इंप्लीमेंट करे। किसी कंट्री को पुलिस स्टेट बनाने से रोकने के लिए और वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए, स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को पुलिस स्टेट बनने से रोकने के लिए और वेलफेयर स्टेट प्रमोट होने के लिए जो डायरेक्शंस, जो गाइडलाइंस स्टेट को दी गई, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू दी गई। और चूंकि ये इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, कंट्री के अंदर एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करते हैं, इसीलिए जो आइडियल है वेलफेयर स्टेट का वो कहाँ दिया गया है? डीपीएसपी में। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी। ध्यान समझिएगा, जो ऑब्जेक्टिव है डीपीएसपी का वो है वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होती है जहां पब्लिक के लिए काम किया जाता है,
पॉलिटिक्स या हम ये कहें कि गवर्नमेंट में बैठे लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस, वो गाइडलाइंस दी गई हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। ये अलग अलग टॉपिक से लिए हुए क्वेश्चंस हैं ताकि आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एक क्विक रिवीजन हो और डिफरेंट आप चैप्टर्स के साथ एक ही बार में कनेक्टिविटी बना सकें। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। कहीं कोई डाउट हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इंस्टीट्यूट का, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।